एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3047, फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड टू रेक्टेंगल्स। तो हमें दो रेक्टेंगल्स के बीच में लार्जेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है जो कि एक स्क्वायर होना चाहिए। मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है वो देखते हैं। देयर एग्जिस्ट इन रेक्टेंगल्स इन अ 2D प्लेन। तो हमारे पास कुछ इन रेक्टेंगल्स होंगे, 2D प्लेन हो गया जिसके अंदर कुछ इन रेक्टेंगल्स होंगे with edges parallel to the x and y axis. You are given two 2D integer array bottom left and top right. हमें दो integer array given है, पहला है bottom left और दूसरा top right. Where bottom left I equals to a dash I, b dash I and top right I is equals to c dash I, d dash I represent the top bottom left and the top right coordinate of the ith rectangle respectively. क्या कहने का मतलब है, देखो, अगर मैं तुमसे एक चीज बोलूं, दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बना लिया। अब ये लोग पता है हमें क्या बताएंगे? हमें बताएंगे बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट क्या है? बॉटम नीचे जाओ और लेफ्ट जाओ। ठीक है, कौन सा पॉइंट मिला? ये वाला पॉइंट। दिस इज दी बॉटम लेफ्ट। ऊपर जाओ, टॉप राइट, दिस इज राइट। टॉप राइट पे कौन सा कोऑर्डिनेट मिला? ये मिला। तो बेसिकली ये हमें टॉप राइट और बॉटम राइट कोऑर्डिनेट्स देंगे किसी भी पर्टिकुलर आयत रेक्टेंगल के लिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये देखो, ये टॉप राइट के लिए है और ये हमारा बॉटम लेफ्ट के लिए है। और ये रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल है? आयत रेक्टेंगल। तो हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे इस पर्टिकुलर आयत रेक्टेंगल के लिए। हमें यही बताया गया है। आगे क्या कह रहे हैं? You need to find the maximum area of a square that can fit inside the intersecting region of at least two rectangles. Return 0 if such a square does not exist. तो हमें किसी पर्टिकुलर दो रेक्टेंगल्स के बीच में, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो होने चाहिए, उनके बीच का जो भी कॉमन एरिया है ना, और यू कैन से इंटरसेक्टिंग एरिया है, वो रिटर्न करके देना है जिसमें भी मैक्सिमम मिले और वो एक स्क्वायर हो। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। ये लीड कोड से ही आ रहा था हमारा एग्जाम्पल, जिसमें उन्होंने हमें क्या बताया हुआ था। देखो, अगर आयत रेक्टेंगल की बात करूं तो दिस इज द जीरोथ रेक्टेंगल। इसके लिए हमें बॉटम लेफ्ट कोऑर्डिनेट गिवन है और यहाँ पर टॉप राइट कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इसको बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दिस इज बॉटम लेफ्ट फॉर जीरोथ रेक्टेंगल और इसका टॉप राइट क्या है? 3,3। 3,3 इज दिस। वैसे ही अगर हम वन रेक्टेंगल के लिए देखें, 2,2 है और 4,4 उसका टॉप राइट है, तो बॉटम होना चाहिए, बॉटम इज 2,2 दिस एंड टॉप राइट इज दिस। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और सेकंड के लिए क्या है? 3,1 6,6। 3,1 इज दिस एंड 6,6 इज दिस। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे दो रेक्टेंगल्स की बात करूं, उनके बीच में जो भी कॉमन एरिया है या फिर इंटरसेक्टिंग एरिया वो क्या है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। और कॉमन एरिया कम से कम दो रेक्टेंगल्स के बीच में निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। इन दोनों के लिए चेक करते हैं सबसे पहले, इन दोनों रेक्टेंगल्स के लिए, फॉर रेक्टेंगल दिस एंड फॉर रेक्टेंगल दिस, व्हाट इज द कॉमन एरिया? दिस इज द कॉमन एरिया। ठीक है, इतना कॉमन एरिया है तो स्क्वायर भी होना चाहिए। स्क्वायर है, हाँ जी बिल्कुल है, 1x1 साइज का। तो हमें मिल तो गया है आंसर विच इज 1। इसका आंसर भी 1 ही आएगा। और एक और पेयर बना देते हैं इसके लिए, ये और ये। तो इन दोनों के लिए भी अगर हम कॉमन पोर्शन देखें, सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। फर्स्ट और सेकंड रेक्टेंगल के बीच में अगर हम कॉमन पोर्शन देखें तो ये कॉमन पोर्शन है, दिस इज द कॉमन पोर्शन। और हमें तो स्क्वायर से मतलब है, तो कितना भी बड़ा ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसमें हम देखेंगे स्क्वायर कितना है। स्क्वायर इज दिस मच इज द स्क्वायर। और एक ये स्क्वायर है, दो स्क्वायर है और दोनों का साइज 1 है, इसका भी 1 है। हम इस पूरे को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल है, इसलिए हम इतना ही लेंगे पोर्शन।
1, तो इससे भी हमारा कितना मैक्सिमम एरिया आ रहा है 1 क्रॉस 1 का। सो 1 इज द आंसर, मैक्सिमम एरिया जो हम अचीव कर सकते हैं जो इंटरसेक्ट करता है दो रेक्टेंगल्स के बीच में, वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कितना है 1। 1 इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा समझ आएगा। अब यहाँ पर भी हमें 3 रेक्टेंगल्स गिवन है। दिस इज द 0th 1 2, दिस इज ऑल्सो 0th 1 और 2। अगर हम इसके लिए देखें तो कॉमन एरिया कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है दो रेक्टेंगल्स के बीच में। पहला तो अगर मैं बात करूँ इसके लिए और इस रेक्टेंगल के लिए, कॉमन पोर्शन है ये पूरा, ठीक है। और इसमें भी इतना एरिया जो है वो सिर्फ स्क्वायर का है, जो कि लार्जेस्ट अभी तक मैं देख पा रही हूँ विच इज़ 1। और यहाँ पर से भी हमें 1 ही मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमें 1 मिला है, और देख लेते हैं और कहीं मिल जाए। अब और दो पेयर्स बनाते हैं, मतलब दो रेक्टेंगल्स को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं आपस में। इन दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन कितना है, इतना है, तो ये भी हमें 1 क्रॉस 1 का ही देगा। तो इस केस में भी जो आंसर है ना वो हमारा 1 ही है। इस केस में भी आंसर 1 ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिस, इसमें भी हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स हैं और यू कैन से स्क्वायर्स हैं। तो कॉमन पोर्शन देखें, तीनों ही अपनी जगह से अलग अलग है, मतलब कोई कॉमन पोर्शन है ही नहीं। कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन पोर्शन कब मिलता है? जब दो रेक्टेंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला कॉमन पोर्शन बनता है। बट यहाँ तो कोई कॉमन पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि इफ अगर हम कॉमन पोर्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो रिटर्न कर दो 0, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉमन पोर्शन। हम ढूंढ क्या नहीं पा रहे, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे 0। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, कहाँ गया, ओके, दिस इज द डायग्राम। ओके, आई होप तुम लोग को विजिबल होगा। हाँ, तो मैंने ये वाला था ना फर्स्ट वाला, इसी में से दो रेक्टेंगल्स का पेयर उठा लिया और उसे यहाँ ड्रॉ करा है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कॉमन एरिया को। तो अगर हम इस एग्जाम्पल से समझे, हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, उनके बीच का कॉमन एरिया ये हो गया। वो कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। अगर रेक्टेंगल है तो उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर कितना बनेगा। तो अगर इसकी बात करें हम, इस पॉइंट को कैसे निकालें, ये वाला जो पॉइंट है इसको दूसरे कलर से करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है उसको हम कैसे निकालें। इसको निकालने के लिए हमें फर्स्ट वाला, हम ना रेक्टेंगल को नाम भी दे देते हैं। ये रेक्टेंगल 1 है और ये है रेक्टेंगल 2। अब इन दोनों में से मेरे को x1 के, ये इस वाले के बॉटम लेफ्ट के x1 पे ध्यान देना पड़ेगा, और सेकेंड रेक्टेंगल के भी बॉटम लेफ्ट के फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना होगा। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा ना वो हमारा ये वाला वैल्यू होगा विच इज 2। ठीक है। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, जब हम टॉप राइट के फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे और टॉप राइट के फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे दोनों रेक्टेंगल्स के केस में, तो इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, क्योंकि ये कम से कम इधर मिनिमम ही तक देखेंगे इसके लिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। जब हमारा 3 आ गया तो इसका विड्थ कितना आ गया, विड्थ इज गोइंग टू बी 1। वैसे ही हम इस पॉइंट के लिए देखेंगे, इसकी हाइट के लिए। हाइट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉटम लेफ्ट देखना पड़ेगा। बॉटम लेफ्ट क्या है, ये और ये, इन दोनों में से मैक्सिमम कितना है 2। ठीक है। और इन दोनों में से मैक्सिमम कितना है, दिस इज ऑल्सो, सॉरी, इन दोनों में से हमें मिनिमम देखना विच इज 3। तो हमारे पास ना कुछ इक्वेशंस आएंगी, क्या रहने वाली है वो इक्वेशन। एक तो लेफ्ट के लिए अगर हमें पता करना है तो इक्वेशन क्या रहेगी, मैक्सिमम फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉटम लेफ्ट ऑफ ith रेक्टेंगल का 0th वैल्यू, कॉमा बॉटम लेफ्ट ऑफ सेकेंड वाले रेक्टेंगल का विच इज द jth रेक्टेंगल वी कैन से, एंड इट इज गोइंग टू बी कितना, 0 ही एलिमेंट के लिए देख रहे हैं। तो ये हमारा लेफ्ट कोऑर्डिनेट बता देगा। और राइट कहाँ तक गया है हमारा वो देख लेते हैं, मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएगा। तो उसके मैक्सिमम के लिए हमें मिनिमम देखना पड़ेगा। मिनिमम ऑफ टॉप राइट में से आप क्या करो, ith का 0th देखो, और टॉप राइट का इसी में भी jth रेक्टेंगल के लिए आप उसका 0th देखो। तो इससे हमारा क्या पता चल गया, इसका लेंथ आ जाएगा बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉमन एरिया का जो भी विड्थ है वो हमें पता चल जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे एंड वी विल बी गोइंग टू गेट द विड्थ। अगर ये विड्थ ना 0 दे रहा है ना, मतलब ये दोनों बराबर है,
तो बराबर का केस पता है क्या होता है? देखो, बराबर के केस का मतलब है रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से है, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से है, तो अगर इस तरीके से है तो कुछ कॉमन एरिया है ही नहीं, तो उस केस में हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे। और हम देख लेते हैं, अब हम हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट कैसे बनेगा? हाइट के लिए हमें चाहिए बॉटम, बॉटम चाहिए, बॉटम विच इज गोइंग टू बी, कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम किसमें से? बॉटम लेफ्ट ऑफ आईएथ का 1 और बॉटम लेफ्ट लेफ्ट ऑफ जेथ का 1। सेम चीज हम टॉप के लिए निकालेंगे। अब देखो हाइट कैसे निकलती है, जब मुझे उसका बॉटम पता हो और उसका टॉप पता हो, उनके बीच का जो भी हाइट है, उनके बीच के जो भी डिफरेंस है, उसी से तो हमें पता चलेगा। तो अगर हमारा बॉटम हमेशा लेस देन होना चाहिए टॉप से, और अगर ये दोनों बराबर है ना, उस केस में भी हमें एक फ्लैट लाइन मिल रही है, कुछ कॉमन पोर्शन नहीं होगा। जब तक हमें ये ना मिले, कुछ गैप ना मिले ना इनके बीच में, बॉटम और लेफ्ट के बीच में, और उसमें हमेशा एक चीज हमें मेक श्योर करनी है कि बॉटम हमेशा हमारा छोटा रहना चाहिए टॉप से, तभी हम एक वैलिड एरिया कवर कर पाएंगे। सेम केस लेफ्ट और राइट के लिए भी है। लेफ्ट और राइट, यहां से लेके यहां तक का जो भी विड्थ है, ये जो भी विड्थ है, अगर ये दोनों एक ही जगह पे है, मतलब दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो हमारे पास कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। बट अगर इन दोनों का डिफरेंस है, यानी लेफ्ट हमारा लेस देन है राइट से, तब तो कुछ एरिया हमें मिलेगा। तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे, तब हम मिनिमम पॉसिबल स्क्वायर इन दोनों के बीच में निकाल पाएंगे। यहां से हमें हाइट मिल जाएगी, यहां से हमें विड्थ मिल जाएगी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा उतना ही हमारा स्क्वायर बन पाएगा। स्क्वायर बन पाएगा का क्या मतलब है? उतनी ही हमें साइड मिल पाएगी। ठीक है, एक और लास्ट कंडीशन हमारी रहती है, विच इज फॉर टॉप, दैट इज गोइंग टू बी minimum of bottom, sorry, it's going to be for top, टॉप राइट का, टॉप राइट के लिए आयत और इस बार 1, और टॉप राइट के लिए jth 0, ओ सॉरी 1, ऑल्सो 1, या ठीक है। तो ये हमारी चारों कंडीशंस है, इनके बेसिस पे ये हमारा डिसाइड होगा। और मेक श्योर वैलिड, वैलिडिटी को भी हमें चेक करना पड़ेगा, जो कि हमारी कहाँ से मिलेगी, इसको ना थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से मिलेगी वैलिडिटी किसी भी रेक्टेंगल की, यहाँ से मिलेगी। और स्क्वायर निकालने के लिए हमें विड्थ और हाइट में से जो भी मिनिमम तक का हाइट है वो ले लेंगे, और एक साइड हमें अभी तक की मैक्सिमम मिल जाएगी। तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं जहां पर हम अभी तक की मैक्सिमम साइड को निकाल के रखेंगे, लास्ट में साइड इंटू साइड करेंगे तो एरिया मिल जाएगा स्क्वायर का। तो ये तो ठीक बात है, ये तो ठीक बात है। अब एक और बात बताओ मुझे, हम बार बार दो ही रेक्टेंगल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमें तो एक ये लाइन नहीं लिखी थी, मैंने बस बोला था एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू, है ना, एटलीस्ट टू, ये चीज एक लाइन लिखी हुई है, कम से कम दो। हम तीन रेक्टेंगल्स की क्यों नहीं बात कर रहे? हम बार बार, तुमने अभी तक जहां तक मेरे को नोटिस किया होगा, मैं हर बार दो पेयर्स बना रही हूँ, दो रेक्टेंगल्स के, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने दो पेयर के बारे में ही चीजों को समझाया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम तीन रेक्टेंगल्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अब तुम लोगों के माइंड में ये चीज आ सकती होती है कि जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स होंगे उतना ज्यादा इंटरसेक्शन एरिया बढ़ेगा, उतना ही कॉमन पोर्शन एरिया बढ़ेगा। तुम लोग ये सोच सकते हो जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स को हम लेंगे, बट उसका भी एक रीजन है कि हम दो रेक्टेंगल्स के बीच में ही क्यों कॉमन एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे उसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास मोर देन टू रेक्टेंगल्स है, तो उसका ये एक एग्जाम्पल है, हमारे पास दो रेक्टेंगल्स है, तो इस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, तीनों रेक्टेंगल्स को अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें कॉमन पोर्शन कितना है? कॉमन पोर्शन इतना है, ठीक है, समथिंग, जो कि मेरे हिसाब से ना 3 × 3 यानी 9 का एरिया बनता है शायद। हाँ, 9 का एरिया बनता है, क्योंकि दिस इज द डिफरेंस ऑफ 3। और अगर मैं पर्टिकुलरली इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल की बात करूँ, तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन एरिया है वो ये पूरा हो गया। तो यहाँ ये 7, 7 - 2 इज 5, 5 × 5 का, जो कि 25 हो गया। अब एरिया कहाँ मैक्सिमम मिला? एरिया कहाँ मैक्सिमम मिला? एरिया मैक्सिमम मिला जब हमने दो रेक्टेंगल्स की बात की।
जब हम 3 रेक्टेंगल्स को एक साथ देख रहे थे कि उनके बीच में कॉमन पोर्शन एरिया कितना है, तो वो 9 आ रहा है। बट वहीं उसी उसी इंटरसेक्शन में अगर हमने 2 रेक्टेंगल्स की बात की तो हमें कितना मिल रहा है एरिया, हमें 25 मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है। इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिख के बताऊं तो देखो, रेक्टेंगल, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं सी। तो रेक्टेंगल ए है, उसके बीच में रेक्टेंगल, उसका इंटरसेक्शन लिया हमने रेक्टेंगल बी के साथ, तो हमें कितना साइड मिल रहा है? मैक्सिमम 5 मिल रहा है। वहीं रेक्टेंगल ए का इंटरसेक्शन लिया रेक्टेंगल बी के साथ, और उसका फिर से हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं रेक्टेंगल सी के साथ, तो वो हमें 3 का मैक्सिमम साइड दे रहा है। तो देखो, इंटरसेक्शन जो हमारा ऑपरेटर होता है, इसको बहुत ध्यान से लिख लेना कहीं, क्योंकि क्या पता ये किसी और क्वेश्चन में भी तुमसे पूछा जाए और तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लिक कर जाए। जो इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है ना, इंटरसेक्शन ऑपरेटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अपने दिमाग में बैठा लो। तुम लोगों को ये चीज कंफ्यूजन हो सकती है कि हम अभी तक 3 क्यों नहीं ले रहे, हम 2 क्यों ले रहे हैं, 2 में हमें कैसे मिल जा रहा है। कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट कुछ लोगों को। देखो, इंटरसेक्शन जो ऑपरेटर होता है ना, वो मोनोटोनिक वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती है। अब ऐसा क्यों? तुम जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का इंटरसेक्शन लोगे, जितने ज्यादा रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन लोगे, उतना ही छोटा तुम्हारा कॉमन पोर्शन एरिया होता जाएगा। छोटा कॉमन पोर्शन एरिया होता जाएगा ज्यादा रेक्टेंगल्स के केस में। तो यहाँ पे तुम्हें डिक्रीजिंग दिखा ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। जितना ज्यादा आप बढ़ाते जा रहे हो वैल्यूज को रेक्टेंगल की, उतना ज्यादा आपका कॉमन पोर्शन एरिया क्या है, वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हमें कहाँ मिलेगा? हमें बोला है एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। तो अब अगर मैं 2 से ज्यादा रेक्टेंगल्स में कॉमन पोर्शन एरिया ढूंढने की कोशिश भी करूंगी, तो मुझे वहां एरिया कम ही मिलेगा। तो मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर हमें कहाँ से मिल सकता है? जब मैं 2 रेक्टेंगल्स के बीच में कॉमन पोर्शन एरिया निकालने का ट्राई करूं तब। तो दिस इज द सोल्यूशन, और यू कैन से इंट्यूशन, कि हम 2 रेक्टेंगल्स के बीच में क्यों बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की। अभी हम इसको कोड करने वाले हैं, और वहां पे जो ये 4 कंडीशंस हमने देखी हैं उन्हें अप्लाई करेंगे एंड इसको सबमिट करेंगे लीड कोड के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग स्क्रीन। और आई गेस तुम लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर रहा है कि इस प्रॉब्लम में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है। और ये वाई वाला जो क्रक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्यों? कुछ लोगों को क्लियर होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाला जो कंडीशन है इंटरसेक्शन ऑपरेटर का, कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, ये हमेशा पता रखें। बाकी कोडिंग स्क्रीन पे आते हैं और इस प्रॉब्लम को सबमिट करके देखते हैं। चलो अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, साइज वेरिएबल एन नाम से बना लेते हैं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारे रेक्टेंगल्स दिए हैं उनको एक एक करके पेयरिंग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बॉटम का जो भी लेफ्ट है वो ले लिया, और एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर करके, जो कि हमारा फाइनल आंसर रिटर्न कर रहा होगा। हम एक एक करके पेयर्स बनाते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, क्योंकि हमने एक पेयर ले लिया आई का, अब उसके बाद वालों के साथ हमें उसकी पेयरिंग करनी है। तो जे प्लस 1 इसीलिए हमने किया है, जे लेस देन एन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 2 लूप चला रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे हमें ना कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है कि, चलो यहाँ आते हैं। देखो, ये जो कंस्ट्रेंट है, एन कितने रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, एन डिनोट्स कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 1000 को प्रोसेस करना है एक साथ, ये ज्यादा बड़ी बिग डील नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता वैल्यू, 10⁴ 5 6, तब हम कुछ और सोचते। बट जब हमारे पास कंस्ट्रेंट ठीक ठाक है, तो हम फॉर लूप, 2 फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो मैंने 4 कंडीशंस बताई थी लॉन्ग लॉन्ग करके, लॉन्ग लॉन्ग लेफ्ट निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे, बॉटम बॉटम लेफ्ट ऑफ आई 0, और बॉटम, ओके, बॉटम लेफ्ट ऑफ जे 0। उसके बाद
ये निकाल दिया। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे लॉन्ग 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 राइट के लिए। राइट के लिए हम मिनिमम देखते थे, चारों कंडीशंस जो बताई थी वो कंडीशंस हमें यूज करनी है। यहाँ पे टॉप राइट ओके, टॉप राइट ऑफ आई 0, टॉप राइट ऑफ जे 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉटम निकालेंगे। बॉटम के लिए लॉन्ग लॉन्ग बॉटम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बॉटम बॉटम लेफ्ट ऑफ आई और 1 कॉमा बॉटम लेफ्ट ऑफ जे, इसके लिए जे है हमारा, और 1। ठीक है, लास्ट कंडीशन मतलब लास्ट वेरिएबल राइट के लिए इट इज गोइंग टू बी द मिनिमम। अब एक काम करो, चलो ठीक है लिख ही देते हैं। टॉप राइट के लिए आई का 1 और टॉप राइट के लिए जे का 1। जब ये हो जाएगा काम सब, उसके बाद हम इसका वैलिडेशन चेक करेंगे कि ये वैलिड इंटरसेक्शन है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हमेशा लेस देन होना चाहिए राइट से, एंड हमारा जो भी बॉटम है वो भी छोटा होना चाहिए हमारे टॉप से। बराबर है तो 0 है, कुछ इंटरसेक्शन कॉमन इंटरसेक्शन है ही नहीं। और जब इतना हो जाएगा तो हम लॉन्ग लॉन्ग साइड निकाल देंगे। इसकी साइड कैसे निकलेगी, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमें विड्थ मिलेगी और हाइट मिलेगी। तो हाइट और विड्थ में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो उतना हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो राइट माइनस लेफ्ट कॉमा टॉप माइनस बॉटम विल बी द साइड, इन दोनों में से जो भी हमारा मिनिमम होगा। और आंसर में से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड आउट ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। आंसर विल बी कॉमा साइड इनटू साइड। जब हमारा ये हो जाएगा, होने के बाद लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे अपने आंसर को। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। रन किया, कुछ एरर्स होंगे उनको हम फिक्स करेंगे। ठीक है, ओके, वी गॉट एन एरर ऑफ राइट। व्हाट इज द एरर, एरर देखते हैं क्या आ रहा है। रीडेफिनेशन ऑफ राइट, हमने 2 बार राइट को डिफाइन कर दिया। कहाँ राइट को डिफाइन किया फिर से, अच्छा यहाँ पे टॉप होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, इट इज गोइंग टू बी द टॉप। रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। So successfully submitted. This was the solution for problem number 3047. And find the largest area of square inside 2 rectangles. I hope तुम लोगों को ये problem समझ आया होगा। और if you find this video helpful, please like, share and subscribe. And till then, bye bye, take care and keep coding.